तस्वीर कीजिए एक ऐसे 41 साल के इंसान की जिसने पिछले 20 सालों से किसी भी दूसरे इंसान पर निर्भर रहना पूरी तरह से छोड़ दिया है। ओह, मतलब बिल्कुल अकेला, एकदम आत्मनिर्भर। हाँ बिल्कुल, ना कोई शादी, ना कोई लाइव इन पार्टनर और ना ही कोई शेयर्ड बैंक अकाउंट। हर दिन की शुरुआत अपनी शर्तों पर होती है और दिन का अंत भी। वाओ, ये तो काफी एक्सट्रीम लग रहा है ना? तो मैं यही सोच रहा था कि क्या ये इंसान इस दुनिया का सबसे आजाद व्यक्ति है या फिर ये एक ऐसे जाल में फंस रहा है जो 65 साल की उम्र आने तक नजर ही नहीं आएगा। ये बहुत ही गहरा सवाल है। सही कहा। और आज की इस विस्तारित चर्चा में हम जिस टेक्स्ट पर एक डीप एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है द सोवरेन लाइफ, अ फिलॉसफी ऑफ एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी। राइट, और ये टेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक आधुनिक दार्शनिक के निजी विचारों और उनके अपने डेली जर्नल नोट्स पर आधारित है। एग्जैक्टली। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस विचारधारा को खोलकर देखें, हम ये समझें कि क्या पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर जीना इन परंपरागत रिश्तों को सच में गैर जरूरी या फिर कहें तो रिडंडेंट बना देता है। देखिए, ये स्रोत इसलिए भी इतना प्रभावशाली है क्योंकि ये किसी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी पर नहीं टिका है। ये एक लिव्ड एक्सपीरियंस है, मतलब जिए गए अनुभव पर आधारित है। हाँ, 20 साल का अनुभव कोई छोटी बात थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। जब एक इंसान 20 साल तक अपने घर का किराया देने से लेकर अकेले बीमार पड़ने तक की सारी सिचुएशंस को खुद अकेले हैंडल करता है ना, तो उसकी साइकोलॉजी पूरी तरह से बदल जाती है। हाँ, दुनिया को देखने का नजरिया ही शिफ्ट हो जाता होगा। सही पकड़ा। वो हर परंपरा को एक अलग और थोड़े शक की नजर से देखने लगता है। इस दार्शनिक का जो कोर थीसिस है वो यही है कि मॉडर्न सोसाइटी में एक सिंगल इंसान अब हेल्पलेस या मजबूर नहीं रहा। मॉडर्न इंडिविजुअलिज्म का ये शायद सबसे एक्सट्रीम और मजबूत वर्जन है। आई मीन, पुराने जमाने को अगर गौर से देखें तो शादी का इंस्टीट्यूशन असल में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म हुआ करता था। राइट, एक आर्थिक और सामाजिक मजबूरी थी। हाँ, जैसे खेती करनी है, घर संभालना है, बच्चों को बड़ा करना है, तो श्रम या लेबर को डिवाइड करना पड़ता था। पर आज के इस दौर को देखिए, आज तो हम एक हाइपर स्पेशलाइज्ड गिग इकोनॉमी में रह रहे हैं। एग्जैक्टली, डिजिटल आउटसोर्सिंग का जमाना है। आज खाना बनाने से लेकर सफाई तक सब कुछ फोन पर एक टैप से हो जाता है। यहाँ तक कि किसी अनाथाश्रम से बच्चा अडॉप्ट करके अकेले पेरेंटिंग करने तक का काम भी एक सिंगल इंसान कर सकता है। सही बात है। जब एप्स और प्लेटफॉर्म्स ने हमारे फिजिकल टास्क्स को आउटसोर्स करना इतना आसान बना दिया है, तो सर्वाइवल के लिए किसी साथी पर निर्भर रहने का वो जो पुराना फ्रेमवर्क था वो वहीं ध्वस्त हो जाता है। और यहीं से इस दार्शनिक की सबसे मजबूत दलील शुरू होती है ना? हाँ, उनका मानना है कि जब सर्वाइवल की जरूरत ही नहीं रही तो एक ऐसी परंपरा को क्यों धोया जाए जिसमें रोज समझौता करना पड़ता है। उनके हिसाब से ऑटोनॉमी सबसे बड़ी दौलत है। बिल्कुल, उनके लिए अब किसी दूसरे इंसान की जरूरत सिर्फ एक वांट रह गई है, एक इच्छा है, पर नीड नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। जब डेली चोर्स आउटसोर्स हो जाते हैं तो इंसान अपने वक्त और अपनी ऊर्जा का पूरी तरह अकेले मालिक बन जाता है। इसे ना मैं एक ऑफ ग्रिड घर के नजरिए से सोच रहा था। ये एनालॉजी बहुत रोचक होगी इस मुद्दे को समझने के लिए। ओह, ऑफ ग्रिड हाउस, हाँ बताइए। मान लीजिए किसी का एक घर है जिसमें अपनी खुद की सोलर इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, उसमें अपना पानी का बोरवेल है, एडवांस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा है और जरूरत का खाना भी उसी जमीन पर उग रहा है। मतलब बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं। निर्भर होने का मतलब है पावर कट कर रिस्क लेना। एग्जैक्टली। जब भी मेन ग्रिड फेल होगी तो उस घर की बत्ती भी गुल हो जाएगी, लेकिन जो ऑफ ग्रिड घर है वो इन सब खतरों से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? जब जिंदगी की बेसिक जरूरतें अकेले पूरी हो सकती हैं, तो शादी रूपी उस मेन ग्रिड से जुड़ना इस दार्शनिक को एक फायदे के बजाय एक बहुत बड़ा जोखिम लगने लगता है। और ये ऑफ ग्रिड वाला परिदृश्य इस मुद्दे के दूसरे पहलू को भी बखूबी समझाता है, जो कि पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट और लीगल सेफ्टी पर टिका हुआ है। ओह, लीगल सेफ्टी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनके लिए। बहुत बड़ा। इस फिलॉसफी में पारंपरिक रिश्तों को किसी रोमांस या इमोशन के नजरिए से नहीं देखा गया है, बल्कि लीगल और फाइनेंशियल हैजर्ड्स के नजरिए से देखा गया है। तो वो बेसिकली रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, दार्शनिक इस बात पर जोर देते हैं कि आज का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को एक बड़ा जोखिम बना देता है। उनका दावा है कि डिवोर्स और आर्थिक विवादों का खतरा आजकल इतना ज्यादा है कि उस पूरे सिस्टम से पूरी तरह बाहर रहना ही असल में सच्ची आजादी है। अच्छा, यहाँ इस गहरी चर्चा में ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, बायस्ड लॉज या कानून के पक्षपाती होने का जो आउटलाइन इस टेक्स्ट में प्रस्तुत किया गया ना, ये पूरी तरह से लेखक का अपना लेंस और उनका निजी विचार है। सही याद दिलाया। हमारी इस चर्चा का उद्देश्य इन लीगल थ्योरीज को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें ये रिपोर्ट करना है और समझना है कि कानूनी डर और जोखिम का ये खौफ एक इंसान की फिलॉसफी को किस तरह आकार देता है। हाँ, जब आपको हर कानूनी छत्र छाया एक गिरते हुए पहाड़ जैसी लगने लगे तो एक इंसान अकेले और असुरक्षित रहना ही बेहतर समझने लगता है। सही दिशा में सोच रहे हैं हम। और कानूनी जोखिम तो सिर्फ एक हिस्सा है ना? हाँ, कानून के अलावा भी बहुत कुछ है। इस फिलॉसफी में आजादी की एक बहुत ही स्पेसिफिक व्यवहारिक कीमत तय की गई है। यहाँ कंप्लीट फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसों या कानून से आजादी नहीं है। तो और किस चीज से आजादी चाहिए उन्हें? किसी और के बदलते मूड से, उनकी अजीब आदतों से या उनके एक्सपेक्टेशंस के साथ हर रोज डेली बेसिस पर कॉम्प्रोमाइज न करने से। हाँ, डेली फ्रिक्शन। एग्जैक्टली। जब दो लोग साथ रहते हैं तो उन्हें अपने शेड्यूल, अपने सोने के वक्त, यहाँ तक कि दिन भर के माहौल पर भी समझौता करना पड़ता है। टीवी रिमोट किसके पास रहेगा, इस पर भी समझौता होता है। हाँ, छोटी छोटी बातें। तो इस दार्शनिक के नजरिए से अपनी जिंदगी के हर एक सेकंड का एब्सोल्यूट ऑथर बने रहना और हर समझौता रिजेक्ट कर देना ही सच्ची कंपेनियनशिप से ज्यादा कीमती है। प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस और डेली कॉम्प्रोमाइजेस से बचना वैसे सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। अपना टीवी रिमोट अपने पास रखना, बिना किसी को जवाब दिए घूमना बहुत आजादी देता है। लगता तो है, पर रियलिटी थोड़ी अलग होती है। वही ना,
प्रैक्टिकल आजादी और भावनात्मक जरूरत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। जैसे उस ऑफ ग्रिड घर वाले उदाहरण में अगर सोलर पैनल खराब होता है तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसे मैकेनिक्स और लॉजिक से ठीक किया जा सकता है। हाँ, मैकेनिक आएगा और ठीक कर देगा। पर अगर अंदर से इंसान का स्पिरिट टूट जाए, कोई गहरा ट्रॉमा हिट करे, तो उसे ठीक करने के लिए लॉजिक काम नहीं आता, वहाँ एक दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। जिंदगी की इस रियलिटी को ये फिलॉसफी कैसे हैंडल करती है? यहीं पर इस स्रोत की स्थिति थोड़ी उलझ जाती है और एक कंट्रोवर्सी सामने आती है। कैसे? उनका क्या सोल्यूशन है इमोशंस के लिए? लेखक का दावा है कि उन्हें डीप इमोशनल कंपेनियनशिप के लिए किसी डेडिकेटेड पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। वेट, सच में? हाँ, टेक्स्ट में वो ओपनली बताते हैं कि उनके पास दोस्ती और बात करने के लिए काफी कैजुअल फीमेल कनेक्शंस मौजूद हैं। अच्छा, तो वो फोन पे बात करके काम चला लेते हैं? एग्जैक्टली, उनका मानना है कि जब ये कैजुअल फोन कॉल्स और कभी-कभार मिलना उन्हें वैलिडेशन दे सकता है, तो किसी को पूरी तरह से अपने घर में लाकर शांति भंग करने का क्या फायदा? वो फिजिकल आइसोलेशन को एक सुपरफिशियल नेटवर्क से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है, वो टेम्पररी नेटवर्क से डीपर नीड्स को रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है, क्या 20 कैजुअल कनेक्शंस मिलाकर किसी एक डीप कनेक्शन की बराबरी कर सकते हैं? ये तो नामुमकिन लगता है। I mean, एक फोन लिस्ट में 500 लोग हो सकते हैं जिनसे आप कभी कभी हालचाल पूछ लेते हैं, पर जब अचानक रात के 3 बजे किसी ऐसी बीमारी से सामना हो जाए जिसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, या किसी करीबी का साया उड़ जाए, तो क्या होगा? तब वो कैजुअल कॉल्स बिल्कुल बेकार हो जाती है। वही तो, वो कैजुअल दोस्ती की फोन कॉल्स उस फिजिकल मौजूदगी को रिप्लेस नहीं कर सकती। एक इंसान जो बिना कुछ कहे पास बैठ सके और आंसुओं को समझ सके, उस जरूरत को किसी ऐप पर की गई कॉल से पूरा नहीं किया जा सकता। खाना खुद बनाना और पैसे कमाना उस डीप इमोशनल नीड को मैजिकल तरीके से गायब तो नहीं कर देता। बिल्कुल, किसी भी डीप बॉन्ड का कोई छोटा शॉर्टकट नहीं होता, और स्रोत में इस वजह से साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव को भी शामिल किया गया है। ओह, साइकोलॉजी क्या कहती है इस बारे में? साइकोलॉजी बहुत साफ लफ्जों में समझाती है कि रिलेशनशिप्स की क्वांटिटी किसी एक गहरे रिश्ते की डेप्थ का विकल्प कभी नहीं हो सकती। साइकोलॉजिस्ट सॉलिट्यूड और आइसोलेशन के बीच एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर करते हैं। सॉलिट्यूड और आइसोलेशन, इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे? यही वो जगह है जहां इस दार्शनिक की थ्योरी एक्चुअली टेस्टिंग ग्राउंड पर आती है। इसे हम थोड़ा और विजुअलाइज करते हैं। देखिए, सॉलिट्यूड वो स्थिति है जहां संडे की सुबह इंसान अपने फोन को अपनी मर्जी से स्विच ऑफ कर देता है, क्योंकि खुद के साथ वक्त बिताना है और शांति को एंजॉय करना है। हाँ, इसमें एक कंट्रोल होता है। राइट, ये स्थिति इंसान को एम्पावर करती है। पर आइसोलेशन वो है जब संडे को फोन बार बार चेक किया जाए और एहसास हो कि पिछले 3 हफ्तों से किसी ने हालचाल पूछने के लिए एक मैसेज तक नहीं किया। एक आपकी अपनी ताकत है और दूसरा एक खतरनाक खालीपन। एग्जैक्ट पॉइंट, एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और टेक्स्ट में दार्शनिक दावा कर रहा है कि वो सॉलिट्यूड एंजॉय कर रहे हैं, पर उनका ये मॉडल एक्सट्रीम और वल्नरेबल सिचुएशंस में हेवीली टेस्ट होता है। हाँ, जब लाइफ हिट करती है तब असली टेस्ट होता है। जब कोई इंसान किसी डीप बॉन्ड में नहीं होता, तो वो अपने दुखों को प्रोसेस करने के लिए एक आइसोलेशन लूप में फंस जाता है। एक इंसान प्रैक्टिकल और आर्थिक चीजों में सेल्फ सफिशिएंट जरूर हो सकता है, पर एवोल्यूशन ने हमारे ह्यूमन ब्रेन को अकेले रहने के लिए डिजाइन ही नहीं किया है। I mean, हम बायोलॉजिकली वायर्ड ही नहीं उसके लिए। बिल्कुल, हमारा ब्रेन इस तरह वायर नहीं हुआ है कि वो इमोशनल ट्रॉमा को पूरी तरह अकेले और बिना किसी लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम के प्रोसेस कर सके। ये अकेलेपन का चाहना और किसी से डीपली जुड़ने की फितरत, ये कशमकश वैसे नहीं है। इसने सदियों से इतिहास के सबसे बड़े विचारकों और फिलोसोफर्स को चिंतन पर मजबूर किया है। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इस पर लिखा है। तो मुझे ये जानना है कि इतिहास के उन फिलोसॉफिकल जायंट्स का नजरिया इस 41 साल के फिलोसोफर की सॉवरेन लाइफ थ्योरी पर कैसे अप्लाई होगा? उन पुराने विचारकों की लेंस से ये मॉडर्न एक्सपेरिमेंट कैसा दिखता है? स्रोत में इस पर 3 मुख्य दार्शनिकों के पर्सपेक्टिव्स का डीप एनालिसिस दिया गया है। सबसे पहले आते हैं एरिस्टोटल। राइट, उनका तो शायद इससे बिल्कुल उल्टा नजरिया होगा। हाँ, एरिस्टोटल का एक बहुत मशहूर फ्रेमवर्क है कि इंसान बायोलॉजिकली और नेचुरली एक सोशल एनिमल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को ट्रेडिशनल शादी ही करनी चाहिए। तो उनका असली मतलब क्या था? एरिस्टोटल का मानना था कि ह्यूमन फ्लरिशिंग यानी इंसान का सबसे बेहतरीन और उच्च विकास तभी होता है जब वो मीनिंगफुल बॉन्ड्स का हिस्सा होता है। उनके नजरिए से हम एक अकेले पेड़ की तरह नहीं उगते, हम एक बड़े झुंड का हिस्सा है जहाँ जड़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। हाँ, इस हिसाब से एरिस्टोटल तो इस एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी को इंसान की ग्रोथ के खिलाफ मानते। बिल्कुल, वो इसे नेचुरल नहीं मानते। एरिस्टोटल का पर्सपेक्टिव तो समझ आता है, लेकिन हर फिलोसोफर समाज के इन नियमों से सहमत नहीं था। नीचे जैसे विचारकों का नजरिया तो बिल्कुल अलग था, है ना? हाँ, नीचे तो रूल्स तोड़ने में विश्वास रखते थे। राइट, नीचे ने हमेशा हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल का विरोध किया। उनका जोर इस बात पर था कि सामाजिक दबाव में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। उनके हिसाब से शादी या रिश्ता तभी वैलिड है जब वो किसी को ऊपर उठाएं और उसकी पर्सनल ग्रोथ में योगदान दे। अगर रिश्ता आपको नीचे खींच रहा है तो वो बेकार है। एग्जैक्टली, अगर किसी शादी का मकसद सिर्फ ट्रेडिशन निभाना है तो नीचे उसे निष्फल मानते थे। तो ये जो 41 साल के फिलोसोफर का रेबल एटीट्यूड है, वो शायद नीचे को बहुत आकर्षक लगता। नीचे उनके इस विद्रोह की तारीफ जरूर करते, पर देखिए, नीचे की फिलोसफी का एक और ट्रैजिक पहलू भी है, जहाँ उन्होंने आजादी तो चुनी पर अपनी जिंदगी के आखिरी साल बेहद आइसोलेशन और अकेलेपन में बिताए। आजादी की कीमत उन्हें अकेलेपन से चुकानी पड़ी। हाँ, और यहाँ तीसरा और सबसे जरूरी फिलोसफिकल लेंस काम आता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। जॉन पॉल सार्ट्रे, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के बहुत बड़े स्तंभ थे, उनका कहना था कि आजादी कोई इनाम नहीं है, ये एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कैसे? सार्ट्रे कहते थे कि इंसान कंडेम्ड टू बी फ्री है। इंसान जो चाहे चुन सकता है, उसके फैसलों पर कोई बंदिश नहीं है, पर उस चॉइस के कारण आने वाले हर दुख, एंजाइटी और नतीजे की पूरी और निरपेक्ष जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी होगी। सार्ट्रे का ये रिस्पांसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट सच में बहुत ज्यादा वजन रखता है, खास तौर पर जब हम उसे फिजिकली होते हुए देखते हैं। इस पूरे मुद्दे को ना टेक्स्ट में दिए गए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेस्ट से तोड़ना चाहिए। किस टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? मैं इसे द एज 65 टेस्ट का नाम देना चाहूंगा। देखिए, आज ये लेखक 41 साल का है, शरीर में पूरी ताकत है, बीमारियां दूर हैं और इनकम स्टडी है। हाँ, अभी तो सब परफेक्ट लग रहा होगा। राइट, अकेले रूटीन संभालना, खुद एक्सरसाइज करना और दिन को अपनी
अपनी मर्जी से चला लेना अब ये खेल जैसा लगता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति की कल्पना करनी होगी जब उम्र 65 या 70 को पार करेगी। बिल्कुल, उम्र के उस पड़ाव पर बायोलॉजी अपने नियम थोपती है, फिजिकल ताकत कम होने लगती है। और वो जो कैजुअल कनेक्शन वाली बात थी, उनकी प्रायोरिटीज भी तो बदल चुकी होती है ना। लोग अपनी अपनी जिंदगियों में और फैमिलीज में बिजी हो जाते हैं या सर्कल छोटा होता चला जाता है। और तब सार्त्र का वजन महसूस होता है जब हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में अकेला बैठकर 8 पन्नों का फॉर्म खुद भरना पड़े या आधी रात को इमरजेंसी में खुद ड्राइव करके जाना पड़े। तब आइसोलेशन का रोमांच फीका पड़ जाता है। हाँ, तब आजादी भारी पड़ने लगती है। अगर 65 की उम्र में उन सब फिजिकल चैलेंजेस के बीच भी ये फिलोसोफर अपनी एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी की चॉइस पर उतना ही गर्व महसूस कर सके, तब तो ये मान लिया जाएगा कि ये फिलोसफी वक्त की कसौटी पर खड़ी उतरी। सही बात है। पर अगर उस वक्त एक पल के लिए भी रिग्रेट हो कि काश पास में कोई एक व्यक्ति होता जो हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कह देता कि सब ठीक हो जाएगा, तो मैं बता रहा हूं इस आजादी की कीमत किसी भी लीगल रिस्क से ज्यादा महंगी पड़ती है। बहुत प्रोफाउंड बात कही आपने। वैसे एक चीज और सोचिए, इतने एक्सट्रीम अलगाव को सिर्फ फिलोसॉफिकल आजादी का नाम देना काफी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत लंबे टाइम की हैबिट ने या एक्सपीरियंस ने इस शख्स की एक डीप साइकोलॉजिकल रीवायरिंग कर दी हो। उस साइकोलॉजिकल रीवायरिंग का सबूत फिलॉसफी के आखिरी और सबसे विवादास्पद हिस्से में प्रोमिनेंटली मिलता है। स्रोत में एक हेडेक वर्सेस हैप्पीनेस का डिलेमा बताया गया है। हेडेक वर्सेस हैप्पीनेस, ये क्या है? लेखक दलील देता है कि उसने पिछले 20 सालों में हर आर्थिक, व्यावसायिक और जाति चुनौती का सामना बिना किसी दूसरे इंसान के सपोर्ट के किया है। हाँ, वो अब तक तो सब अकेले मैनेज कर ही रहा है। तो अब 41 की उम्र में अगर कोई फीमेल उनकी लाइफ में आना चाहती है और उसका प्राथमिक मकसद सिर्फ अपना आर्थिक बोझ या खर्चा उन पर डालना है, तो वो उसे एक सरदर्द या लाइबिलिटी क्यों मंजूर करे? अच्छा, तो वो हर किसी को लाइबिलिटी की तरह देख रहे हैं? हाँ, उनका साफ कहना है कि कोई आए तो खुशियां बढ़ाने आए, उनके रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होने नहीं। इस आक्रामक नजरिए के पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, वो बहुत क्लियर है। मैं सोचता हूँ कि एक हाइपर इंडिपेंडेंट इंसान हर आने वाले रिश्ते को इतने ट्रांजैक्शनल यानी लेने देने के व्यापारिक रूप में क्यों देखने लगता है? डर के मारे शायद। एग्जैक्टली। जब कोई 20 साल तक अपनी जिंदगी को जीरो रिस्क के आधार पर ऑप्टिमाइज कर लेता है तो उसकी ब्रेन वायरिंग बदल जाती है। दिमाग हर वल्नरेबिलिटी को, हर नए रिश्ते को और किसी के पूरी तरह करीब आने को एक पोटेंशियल थ्रेट और सिक्योरिटी ब्रीच समझने लगता है। जैसे फायरवॉल लगा दी हो किसी ने। हाँ, ऐसे दिमाग को ये दिखना बंद हो जाता है कि कोई उनका सच में इमोशनल साथी बनने आ सकता है। उन्हें दूसरा इंसान सिर्फ एक चलती फिरती बैलेंस शीट नजर आता है। साइकोलॉजी का ये एनालिसिस बहुत डीप है। देखिए, किसी से ये अपेक्षा रखना कि वो अपना आर्थिक भार खुद उठाए बहुत वैलिड है। कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि उसे सिर्फ एक एटीएम मशीन या रिसोर्स बैंक समझा जाए। बिल्कुल, इक्वल पार्टनरशिप सब चाहते हैं। लेकिन स्रोत में ये जो एक सीधा कंक्लूजन निकाल लिया गया है कि उस एज ब्रैकेट की हर फीमेल पार्टनर सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मकसद से आएगी, ये एक अनफेयर जनरलाइजेशन है। हाँ, सब एक जैसे तो नहीं होते। ये उनके अपने डिफेंस मैकेनिज्म का डायरेक्ट नतीजा है। हकीकत यह है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। बहुत लोग पहले से फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं और सिर्फ इक्वल पार्टनरशिप की तलाश में होते हैं जहां दोनों बराबर का इमोशनल और प्रैक्टिकल योगदान दे। तो बेसिकली एक तरह से जीरो रिस्क की चाहत ने उनके डर को इतना बड़ा कर दिया है कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को ही ब्लॉक कर दिया गया है। सही कहा। लेकिन इस विश्लेषण को बैलेंस करते हुए इस टेक्स्ट का सबसे मजबूत पॉइंट भी यहाँ सामने आता है। ये सारी बातें ये जाहिर करती हैं कि ये फ्रेमवर्क दरअसल एंटी मैरिज आइडियोलॉजी नहीं है। तो फिर क्या है ये एक स्ट्रिक्ट प्रो ऑटोनॉमी फिलोसफी है, जिसका निचोड़ ये है कि कोई भी रिश्ता हमेशा एक चॉइस होनी चाहिए, नेसेसिटी या बेसिक मजबूरी नहीं। समझ गया, चॉइस वर्सेस नेसेसिटी। जब बेसिक सर्वाइवल की मजबूरी पूरी तरह से दूर हो जाती है, तब एक इंसान उस परंपरा में पड़ने के प्रेशर से आजाद हो जाता है और तब वो ट्रूली तय कर पाता है कि किसी और को जिंदगी में शामिल करना है या नहीं। इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है। 20 साल तक अकेले सफलतापूर्वक सर्वाइव कर लेना ये साबित तो करता है कि पारंपरिक शादी के मॉडल के बिना भी जिंदगी चलाई जा सकती है। हाँ, जी तो सकते हैं अकेले। पर इसका ये अर्थ निकालना गलत होगा कि ह्यूमन कनेक्शन की डीपली इनग्रेन्ड जरूरत ही खत्म हो गई है। एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी एक टूल है जो लोगों को और भी सिलेक्टिव बनने की शक्ति देता है, ताकि जिंदगी में उन्हीं लोगों को एंट्री मिले जो म्यूचुअल ग्रोथ, रिस्पेक्ट और सच्ची कंपेनियनशिप लाते हो, ना कि उन्हें जो किसी डर या मजबूरी की वजह से चुने गए हों। आजादी के इस एक्सट्रीम रूप और डीपली जुड़ने की फितरत के बीच का ये बैलेंस ही ना आज की तेज दौड़ती जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश है। हम चाहे जिस भी परिदृश्य में हो, रिश्तों को बेसिक जरूरत या बोझ की जगह एक चॉइस के नजरिए से देखना एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। बिल्कुल, और इसी दृष्टिकोण पर आकर हम उस ऑफ ग्रिड सोलर घर वाले विचार पर वापस लौटते हैं। मैं यहाँ सबके लिए एक आखिरी ध्यान देने लायक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। सोचिए कि अगर कभी आने वाले समय में दुनिया ऐसी हो जाए जहाँ समाज का हर एक इंसान पूरी तरह से 100% सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, किसी को अपनी डेली लाइफ या सर्वाइवल के लिए किसी की थोड़ी सी भी मजबूरी ना रहे, कोई किसी पर निर्भर ना हो। राइट, तो क्या उस दिन बनने वाले इंसानी कनेक्शंस इतिहास के सबसे सच्चे और मजबूत कनेक्शंस होंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से बिना किसी स्वार्थ और मजबूरी के बनाए गए हैं? या फिर वो रिश्ते इतने नाजुक और खोखले हो जाएंगे कि जब जिंदगी में हल्की सी तकरार आएगी तो कोई भी उन्हें ठीक करने की मेहनत नहीं करेगा, और लोग आसानी से एक दूसरे को जिंदगी से निकाल फेंकेंगे क्योंकि उन्हें अब असल में किसी दूसरे की दरकार ही नहीं बची। सोचिए इस बारे में।